Hello. Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रम्प की नींद क्यों उड़ी हुई है, ये जानने की बहुत ज़रूरत है इसमें कि ट्रम्प की नींद अचानक क्यों उड़ गई है। देखिए, 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए हैं वेस्ट एशिया में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने कंडेम किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने 3 करंट अफेयर्स में अचानक कमेंट किया है। एक है CNBC की न्यूज़ 18 की खबर, उस पर उन्होंने बोला, जैसे किसी ने लिख दिया था कि बाहर जाने पे रोक लग गई है। बिल्कुल नहीं लगी है, वो मोदी जी की अपील थी, डिसीजन नहीं था गवर्नमेंट का। दूसरा उन्होंने कमेंट किया UAE के न्यूक्लियर साइट पे अटैक होने का। ना ये अटैक जो हुआ है पश्चिमी दिशा से हुआ है, तो उसके 2 अर्थ निकलते हैं। या तो ईरान ने एक बेस बनाया हुआ है सऊदी अरेबिया के डेजर्ट में, या दूसरा ड्रोन लंबा उसका घूम के आया है, पश्चिमी दिशा की तरफ से आया है। तीसरा ये भी हो सकता है कि इजराइल या जॉर्डन कहीं से किसी ग्रुप ने अटैक किया जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये 3, एक अननोन आपके ऊपर, आप देखिए एक और अननोन अटैक हुआ था भारतीय शिप के ऊपर ऑफ द ओमान कोस्ट, उसके बारे में किसी को पता नहीं है ना। जब कभी भी कुछ पता नहीं होता है तो आपका शक जाता है कि किसको उससे बेनिफिट होगा। अगर UAE के में सबोटाज होता है, किसको बेनिफिट होगा? और प्रधानमंत्री मोदी का कंडेम करना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी कंडेम कर रहे हैं, इसका मतलब उसका कोई भारत से कोई दुश्मन हो सकता है। क्या पाकिस्तान इसके पीछे है? क्या इजराइल, क्या US या यूक्रेन? समझ रहे हैं आप? ईरान ने इसको कंडेम नहीं किया है। अगर ईरान ने कंडेम नहीं किया है तो क्या ब्रिटिश इंटेलिजेंस हो सकता है, जो यहाँ पर इन सभी देशों पे कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहता हो? ये अमेरिका ने खुद ही करवा दिया। दीज आर ऑल ऑप्शंस इमर्ज, क्योंकि अननोन इंफॉर्मेशन है। मैं सिर्फ इसमें सारे ऑप्शंस देख रहा हूँ कि एडवांटेज किसको हो सकता है। अगर ये अटैक हो रहा है तो एडवांटेज किसको हो सकता है? तो ये अटैक हो रहा है तो एडवांटेज उन देशों को होगा जो लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, जो अमेरिका को इधर उलझा के रखना चाहते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा बनाना चाहते हैं। क्या UAE ने इमीडिएटली रिटेलिएट किया है? नहीं किया है। UAE स्टडिंग। 3 हुए ड्रोन अटैक्स, 2 को उन्होंने खत्म कर दिया बिकॉज वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नॉर्थ से आएगा या ईस्ट से आएगा, नॉर्थ ईस्ट से आएगा, आया वेस्ट से। तो क्या ईरान के का कोई बेस है? कोई इराकी एलिमेंट्स उनको हेल्प कर रहे हैं? आर देयर सपोर्ट बेस, शिया सपोर्ट बेसिस इन द साउदी पेनिनसुला? दैट्स द फर्स्ट पॉइंटर, है ना। आप अगर असुरवाद को समझें, जो असली लड़ाई चल रही है वो चल रही है, अभी पावर सेंटर बदल रहा है। अभी तक पावर सेंटर था UK, और जब तक कि USA कंप्लाई कर रहा था तो काम कर रहे थे। USA में पैसा था, तब तक UK वाज यूजिंग दैम। अब UK चाहता है कि, अब USA चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो दे डोंट वांट टू बी यूज्ड। उनको कहीं नहीं लड़ना है अभी, मतलब वो थक चुके हैं ब्रिटेन के लॉ लड़ते लड़ते। अब मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है यूरोप में या UK किससे लड़ता रहे, यूरोपियन देश किससे लड़ता रहे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट में अमेरिकन ट्रूप्स को यूरोप में रखा गया था ताकि UK अपना बचाव कर सके, किससे? रशिया से। रशिया उनका एक इमेजिनरी एनिमी है। ये था पूरा चक्कर। अब जब अमेरिका विड्रॉ कर रहा है उधर से, और अमेरिका बोल रहा है कि तुम अपना यूरोप और आप लोग अपना खुद देखो, हमारा रशिया से कोई लड़ाई नहीं है। और ये सही बात है, अमेरिका हैज़ नथिंग टू डू विद रशिया फाइट।
अमेरिका नीड नॉट गेट इन्वॉल्व इन यूरोपियन फाइट्स ऑल्सो। आपस में लड़ते रहो, आप लोगों को लड़ना है तो आप लड़ते रहो, वी विल स्टे अवे। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि केओस क्रिएट हो, ऑयल सप्लाईज पे इफेक्ट हो, मतलब ऑयल सप्लाईज को रोका जाए, और जो जो अमेरिकन एस्टेब्लिश को हेल्प करते हैं उन सबको कमज़ोर कर दिया जाए। आपको शुरू से मालूम होगा ब्रिटिश इंटेलिजेंस या ब्रिटिश SAS ये बहुत सारे मर्सिनरी हिडन एक्टिविटीज़ करते हैं। यूक्रेन के साथ इन्होंने जो जो किया, आपने देखा कि पूरा यूक्रेन युद्ध ही बोरिस जॉनसन ने आगे बढ़ाया था, और इट वाज ब्रिटिश लीडरशिप थी जो कंसिस्टेंटली सबको एंगेज करी थी यूरोप में टू फाइट विद रशिया। ब्रिटेन का दुश्मन है रशिया, अमेरिका का दुश्मन रशिया नहीं है। अमेरिका और रशिया ने मिलकर यूरोपीय युद्ध दूसरा जीता था। तो ये एक अलग लड़ाई चल रही है जो कि आप देख रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है। अब पैसा आपको लोग समझते नहीं यूके का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको जब बहुत बार अपनी बुक्स में लिख भी चुका हूँ कि जो रियल डीप स्टेट होता है वो ब्रिटिश होता है। आपको मालूम है चैटहम हाउस ब्रिटिश मोनार्की की सीट है, वो कोई और नहीं बैठता है वहाँ, मोनार्की बैठती है। सिटी ऑफ लंदन मोनार्की का है ना, वेस्टमिंस्टर एबे उनका है। तो अमेरिका में ये एक दो, तो इस यूए के प्लांट पे 4-5 जगहों से वेस्ट डायरेक्शन जैसे उन्होंने बोला तो बहुत उन्हीं कम पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। या तो ईरान ने यूए के वेस्ट अटैक किया, उसके साथ ब्रिटिश इंटेलिजेंस इन्वॉल्व था, क्योंकि वो तो एक्टिवली काम करते हैं। सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, इराक में दे वेरी एक्टिव। या फिर ईरान ने खुद ही किया, ऐसे घूम के आया, वो तो पकड़ लिया जाएगा। मतलब ओरिजिन्स अटैक वहां पे ओरिजिनेट हुए हैं, बेस था पहले से। और आपको मालूम है बहुत ही शेडी डील्स होती हैं सबकी, किसी को ये भी नहीं मालूम कौन सा ड्रोन था ये। शाहिद जैसे बहुत सारे ड्रोन्स आ गए हैं, पेंट करके कुछ भी लिखा जा सकता है आजकल। अमेरिका के पास भी है खुद का। इजराइल करेगा नहीं, बिकॉज इजराइल एंड यूएई आर टुगेदर। ओनली पार्टी रिमेन्स इज यूक्रेन, ब्रिटेन, शायद अमेरिका भी हो सकता है, बट अमेरिका तो यूएई के साथ, यू नेवर नो अमेरिका किस तरह काम करता है। अमेरिका का यूएई का तो हेल्प लेता है सारा ईरान पे अटैक्स तो अमेरिका ने करवाए थे थ्रू यूएई, इसलिए यूएई को टारगेट बनाया उसने बहुत ज़्यादा। और ये करते हैं ये होता है आपका बरकावा न्यूक्लियर प्लांट इन यूएई, अबू धाबी के पास। Now at the same time there is another site, Air Force site in Israel, जिसको सबको मालूम है, उसका नाम है बेट शमेश। इजराइल बोलता है कि वहां पे उन्होंने कंट्रोल्ड सिविलियन एक्सप्लोजन्स किए विदाउट इन प्रायर नोटिस। पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इजराइलीज आर वेरी गुड, वो पहले ही बता देते अपने सिटीजन्स को कि ये होने वाला है। बट कंट्रोल्ड ऑन ए सिविलियन, ऑन ए स्टोरेज फैसिलिटी, उन्होंने बोला प्राइवेट सिविलियन स्पेस में हुआ है। बट सबको मालूम है बेस क्या, क्योंकि इजराइल के बारे में किसी को कंफर्म पता नहीं है कि उनके पास न्यूक्लियर आलू बम है कि नहीं, किसी को पता नहीं है। लेकिन सबको जनरली पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल, मतलब मिसाइल्स रहती हैं, और यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी है जो कि न्यूक्लियर बोली जाती है। नाउ इधर तो बड़ा क्लियरली लगता है कि ईरानियन अटैक है, क्योंकि अटैक हुआ नॉर्थ ईस्ट से। ज़्यादातर जितने भी ईरानी ड्रोन्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं, डायरेक्टली वेस्ट से क्रॉस नहीं करते हैं। नक्शे को ठीक से देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट ऐसे उड़ के आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। देयर इज नथिंग नोन एज ऊपर और नीचे। हम टॉकिंग फ्लैट सरफेस पे। आप अगर फ्लैट सरफेस देखते हैं 2D में तो ऐसे आते हैं, सीधा आते हैं। सो ऊपर की तरफ से वहाँ पे उनको कुछ इराकी एयर स्पेस मिल जाता है, कुछ उनको सीरियन एयर स्पेस मिल जाता है, एंड देन इज इजी टू ट्रैक। और एक ड्रोन नहीं आया था, बहुत सारे ड्रोन आए थे, एक शायद वहाँ पे गिरा। अब ना ये दोनों इंसिडेंट्स ने ट्रम्प की नींदें उड़ा दी। ट्रम्प अभी बात करें क्यूबा पे एक्शन की, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि रिजर्व करेंसी प्रिंट ही नहीं कर सकता अमेरिका इस समय।
कहीं पे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। सारे बड़े ट्रांजैक्शन या तो युआन में हो रहे हैं, या रुपए में हो रहे हैं, या रूबल में हो रहे हैं, या कहीं कहीं पे गोल्ड में हो रहे हैं। सारे बड़े ट्रांजैक्शन, जैसे भारत और यूएई का ट्रेड जो है गोल्ड में होता है। गोल्ड इज एक्सचेंज एवरी टाइम देयर इज अ ट्रांजैक्शन, देन द गोल्ड इज एक्सचेंज्ड। और ये भारत के लिए काफ़ी लुक्रेटिव ट्रेड है, बिकॉज भारत हैज़ मोर एक्सपोर्ट्स टू यूएई इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन ऑयल इंडिया इज इम्पोर्टिंग मोर। तो भारत के लिए एक तरीके का इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल अरेंजमेंट विद यूएई। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर ट्रम्प एंड अमेरिका गोइंग फ्यूचर इनटू दिस वॉर। देखिए, बांग्लादेश में जो आपको पता ही है किस तरह अजीत डोभाल जी ने और भारतीय गुप्तचरों ने, हम लोग कोई श्योरिटी से बोल नहीं सकते हैं क्योंकि गुप्तचरी का ऑपरेशन ही गुप्तचरी है, सीक्रेसी रहेगा। तो वी कैन डू एजुकेटेड स्पेकुलेशन। बड़ा देखिए, मतलब हिंदी का वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, कि हम इसमें कुछ अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान जो है वो आप एग्जिस्टिंग डेटा को देख के कर रहे हैं। तो अगर अनुमान में हम देखते हैं, अनुमान लगाते हैं कि बांग्लादेश में जो बंगाल में इलेक्शन हुआ, उसकी भूमिका भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने, जो अदृश्य रहती हैं, उन्होंने बनाई। उन्होंने अमेरिका के प्लान को बांग्लादेश में फोकस किया, ख़त्म किया। उन्होंने बांग्लादेश के पायलट्स को डिफेक्ट करवाया, कि दूसरे देश लेकर गए। फिर उन्होंने तो पूरा थ्रेट कर दिया कि हम आपकी सेना तोड़ देंगे, अगर हम चाहेंगे तो तोड़ देंगे अच्छी तरह, आपके पास पायलट्स नहीं बचेंगे उड़ाने के लिए। प्लस उन्होंने म्यांमार को कंट्रोल कर दिया। तो उन्होंने म्यांमार को शांत किया, बांग्लादेश को शांत किया, टर्की को शांत किया और पाकिस्तान को उन्होंने शांत किया। ये 4 देशों को शांत करने के बाद बंगाल में इलेक्शन हुए और अमेरिका को शांत किया, 5 को। These 5 countries were involved in the Bengal election. अब तो भारत के सीमा के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, वहां पे कोई ये लोग compete भारत से नहीं कर सकते। ये भारत के सोर्सेस पे अटैक कर सकते हैं। देखिए, यूके एक ऐसा देश है जिसपे भारत कभी विश्वास नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उनको वो समुद्री डाकू है, ओरिजिनल समुद्री डाकू है, अभी से नहीं है, पुराने समय से है। पहले क्या होता था, हमारे क्षत्रिय जब उस एरिया में जाते थे ट्रेड के लिए, तो बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी उनकी प्राइवेट, उनके थ्रू मारते थे। वहाँ उस कंट्री को वैसे ही कंट्रोल किया जाता है, मारपीट के। आप उसको बातचीत नहीं कर सकते, तो टू थिक स्किन। और वो रिस्क लेते हैं हर जगह, उनको श्योरिटी नहीं होता, रिस्क लेते हैं क्योंकि वो ट्राई करते हैं तो इसलिए पहली बार सक्सेसफुल हो जाते हैं और लोग फिर डर जाते हैं उनसे। तो यूके के विरुद्ध जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। उनको धमकी नहीं देते आप उनके जैसे ही काम करते हो, चुमड़ी में गुमड़ी, मुंबई का शब्द है ना, चुपचाप आप उनके उधर काम करते हो। ये इतिहास आपको सिखाता है, वो लोग ऐसे ही हैं ना। ये जो पूरा जो मोदी जी के विजिट है स्वीडन, नेदरलैंड्स और यूएई, ये एक, आप सारी विजिट्स को कैलकुलेट करो कि जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं वो सब स्टेबल फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी में। खतरनाक है, नेदरलैंड बहुत खतरनाक देश है, ऐसे भूतों का देश है, भूतों का। आप पर शॉक हो जाएंगे, सारा ब्लैक मैजिक, ब्लैक कार्ड सारा नेदरलैंड्स में होता है। वहाँ के लोगों को आप जाके देखेंगे तो पता लगेगा आपको। और जो यूएई है उसका पोजीशनिंग बहुत अच्छा है और तेल है उसके पास। स्वीडन एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है और उसके पास वाटर मैनेजमेंट और ये सब जो बात चली रही है वहाँ पे, इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री, बट इट हैज़ नो बायर्स, ज़्यादा बायर्स नहीं है। तो इंडिया इज़ ए गुड कस्टमर फॉर देम। और भारत कोई प्लेन्स की बात, सिर्फ ग्रिपेन की बात नहीं करने वाला है, क्योंकि ग्रिपेन जो है इज़ ऑलमोस्ट ऑन पार विद इंडियन इंडिजिनस फाइटर्स, अगर वो कभी उड़ सकते होंगे तब। ऑन पेपर यस, दे आर इक्विवेलेंट, और तेजस MK2 इज बेटर देन ग्रिपेन मेरे हिसाब से। आई लाइक डेल्टा विंग्स, और मुझे अच्छा लगता है कि, और स्टेल्थनेस ज़्यादा ही है।
उत्तम रडार के साथ उसकी रेंज भी बढ़िया है, 150 टारगेट्स एट द सेम टाइम। तो इंडिया जो नेदरलैंड्स, ये सारे वो ब्लॉक ऑफ कंट्रीज हैं जो इन दोनों ही खेमे में नहीं है, न यूएस के खेमे न यूके के खेमे। यूएई अब हमारे साथ है तो उसकी रक्षा का दायित्व हमारा है। तो यूएई, स्वीडन, नेदरलैंड्स, ये सारे देश आर न्यूट्रल कंट्रीज। ये वो कंट्रीज हैं जिसको रशिया के साथ भी न्यूट्रल ही रहने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट रशिया। तो ये आप इमर्जिंग ऑर्डर आप देख रहे हैं जहां पे भारत विल बी लाइक माइंडेड कंट्रीज, स्टेबल पॉलिटिक्स है, उधर ऊपर उतार चढ़ाव नहीं है। अब यूरोपियन यूनियन चला गया, अभी देयर इज नो वे इंडिया इज गोइंग टू फोकस ऑन यूरोपियन यूनियन, दे गोइंग टू फोकस ऑन इंडिविजुअल कंट्रीज इन यूरोप, एंड दैट्स द राइट वे टू नेगोशिएट। ट्रम्प के साथ क्या है कि ट्रम्प की इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है विद द मिड टर्म कमिंग। अभी मिड टर्म में मैंने आपको बताया कि उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं कि उसने इंश्योरेंस कंपनीज बंद कर दिया, बैंक्स को बेल आउट नहीं कर रहा है, तो डेमोक्रेट फंडिंग रुक जाएगी। डेमोक्रेट फंडिंग ज़्यादातर इंश्योरेंस से आती है, सो फार्मास्यूटिकल से भी इतनी नहीं आती है, ज़्यादातर इंश्योरेंस से आती है। उनके पास एक्सपेंडेबल मनी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रम्प की चिंताएं, ट्रम्प की नींद पूरी उड़ गई है ये सब देख देख के, पूरा एपिसोड देख देख के। 2 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक होना, और एक के बारे में उसको ये, मेरे को ये लग रहा है अमेरिका क्यों कराएगा यूएई के ऊपर। अब ये क्वेश्चन है सबका, यहाँ पे लगी लिटरली हमारा असुरवाद पेट्रोल चल रहा है कि अमेरिका क्यों युद्ध कराएगा, अमेरिका क्या फायदा है, अमेरिका का फायदा क्या है यूएई के साइट पे अटैक करने का। मतलब कि यूएई को एनर्जी डेफिशिएंट कर दें तो भारत को तेल नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो इस लेवल का है। ईरानी ऐसा नहीं करते हैं, ईरानीज आर मोर ह्यूमेन, उनकी लड़ाई ज्यूज से ज़्यादा है, और ज़्यादातर अटैक्स तो इसराइल ने उनके ऊपर किए हैं। तो अगर, और जो उनके लीडरशिप को हटाया गया आयतुल्लाह, उसमें यूएई इन्वॉल्व था। तो इस आयतुल्लाह की तरफ से देखते हैं तो ईरान इज कॉम्प्लिसिट। अगर हम देखते हैं कि वेस्ट की तरफ से अटैक किसी और देश ने कराया है तो भारत इज अ टारगेट, क्योंकि अभी अनाउंस हुआ है भारत का तेल डील। तो अगर भारत की इकोनॉमी स्लो होती है तो दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी, एंड देन अमेरिका विल डिक्टेट द टर्म्स। समझा। अगर भारत की इकोनॉमी स्टेबल रहती है इस पीरियड में, दैट मीन्स इंडिया हैज वन द वॉर। बस इतना ही मैं छोड़ूंगा आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो, और हमारे सब प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करिए। हमारा पेरू और 2 जगह प्रोजेक्ट अटका हुआ है, वी नीड योर हेल्प। पेरू का एक प्रोजेक्ट अटका हुआ है और एक हमारा प्रोजेक्ट अटका हुआ है सेंट्रल एशिया का। तो अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो यूपीआई, पेपाल, वेनमो सबके लिंक है, आप लोग उधर हेल्प कर दीजिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं गुरुकुल, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स होती हैं जो हर वीडियो में होती है, आप उसको फिल इन करिए, भरिए, एंड देन यू कैन जॉइन द गुरुकुल। थैंक यू, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच।